हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 20th ऑफ सितंबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द सऊदी पाकिस्तान पैक्ट इज़ अ डॉजी इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें सऊदी पाकिस्तान का जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके होने के पीछे का रीज़न क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है, यूनाइटेड स्टेट्स इस डिफेंस एग्रीमेंट को क्यों कराना चाहता था, सऊदी अरेबिया क्यों करना चाहता था और पाकिस्तान को इससे क्या बेनिफिट है, इंडिया को क्या लॉस हो सकता है, इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, सारे एस्पेक्ट समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। वेस्ट एशिया की जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर डिफेंस एग्रीमेंट का जिक्र ज़रूर करना है। नेक्स्ट है क्लाइमेट हेल्थ विजन विथ लेसन्स फ्रॉम इंडिया। इंटरसेक्टोरल क्लाइमेट पॉलिसी की ज़रूरत है इंडिया को भी और पूरी दुनिया को भी। इसी पर यह आर्टिकल आया है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसे अच्छे से समझेंगे। आपको ये एज अ सॉल्यूशन लिखना है। जब भी क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा क्लाइमेट चैलेंज वाला, तो ये सॉल्यूशन आखिरी का जो कंक्लूजन है ना उसको रट लो और उसको छाप देना। मस्त सा कंक्लूजन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू कर लेते हैं अपना एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द सऊदी पाकिस्तान पैक्ट इज़ अ डॉजी इंश्योरेंस पॉलिसी। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2IR मेंस के पर्सपेक्टिव से ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली IR में आपको पूछा जा सकता है सऊदी पाकिस्तान पैक्ट के इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया, इंडिया के लिए क्या टेंशन है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल से समझेंगे। शुरू कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल आया क्यों है, क्योंकि रिसेंटली 17 सितंबर को सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, SMDA। ठीक है, SMDA हर जगह यूज़ करेंगे, पूरा डिफेंस एग्रीमेंट यूज़ नहीं करेंगे। सो SMDA साइन किया गया 17 सितंबर को सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके द्वारा और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी अटेंडेंस में थे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। माना जा रहा है कि ये विक्ट्री है रीजन के लिए, रीजन की स्टेबिलिटी के लिए। जो पाकिस्तान है और सऊदी अरेबिया है, दोनों ही सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं और दोनों में काफ़ी सारी कॉमनैलिटीज़ भी हैं, पर दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, दोनों की थिंकिंग में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जो कि हमने पहले के डिफेंस एग्रीमेंट में भी देखा है, पहले के डिफेंस रिलेशन में भी इनके देखा है ना। तो इस बार का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है वो कितना इफ़ेक्टिव और सस्टेनेबल है उस पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे ना। दोनों के पहले के जो रिलेशन है उसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जो डिफेंस रिलेशन है, स्पेशली बायलैटरल डिफेंस लिंक दोनों के बीच में 1951 से ही है, और गोल्डन पीरियड इनका 1979 से 89 के बीच में रहा है, जब लगभग 20,000 पाकिस्तानी मिलिट्री कंटिजेंट डिप्लॉय किए थे सऊदी अरेबिया में टू प्रोटेक्ट द होली हराम्स एंड अल साउद, इन एडिशन टू एक्टिंग एज अ बुलवाक अगेंस्ट ईरान एंड यमन। सो पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी फोर्स को तक भेजा है, डिप्लॉय किया है। तो इतने गहरे रिलेशन थे इनके 1980 से 1990s के बीच में, लेकिन उसके बाद जो है ये रिलेशन थोड़े ख़राब होते चले गए, और उसका रीज़न ये था कि जो सऊदी हैं वो कहा करते थे कि आप जो है अपने ट्रुप्स में शिया को नहीं भेजेंगे, और ये हमेशा से पाकिस्तान के लिए ड्रील ब्रेकर रहा है। बाय 1990 द एंटायर कंटिजेंट वाज सेंट बैक ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट थ्रेट फेस्ड बाय द किंगडम from Iraqi invasion of Kuwait in 1990 to Yemeni civil war in 2015, Pakistan declined Saudi call for deployment। ठीक, 1990 के बाद से, और जब भी ज़रूरत पड़ी सऊदी को तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से डिनाई कर दिया है। अब करंट केस में ये माना जा रहा है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट्स के जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, है ना, आसिम मुनीर साथ में दिखाई दिए थे, काफ़ी फ्रेंडली ब्रोमांस दिखाई दे रहा था, और उसी समय वो सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं उनसे भी मिले थे। सो ये जो ब्रोमांस चल रहा था पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में, है ना, हमें समझ में नहीं आ रहा था यार। ऑपरेशन सिंदूर के समय में ऑलमोस्ट एक नैरेटिव सा चला दिया गया था कि पाकिस्तान इंडिया के इतने फाइटर प्लेन मार दिया, इस तरीके की चीज़ें चल रही थी, और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना के साथ यूनाइटेड स्टेट्स का भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था हाथ है, या फिर ये बोल सकते हैं कि चुपचाप था उस समय यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? क्योंकि वो अपीज़ करना चाहता था पाकिस्तान को, और उसका रीज़न अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्यों अपीज़ करना चाह रहा था? जोग्राफिकल स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर है पाकिस्तान। क्यों है?
वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी के लिए ईरान से डील करना बहुत ज़रूरी है। यूनाइटेड स्टेट्स ईरान को थ्रेट मानता है, ईरान को आइसोलेट कर रहा है और बाकी जीसीसी कंट्रीज़ जितनी भी गल्फ़ कोऑपरेशन कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिल करके इसराइल के रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। ये सब सारे मिल रहे हैं, जैसे अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, है ना। तो एक एक करके जीसीसी कंट्री क्या कर रही है, एग्रीमेंट साइन कर रही है, अपने रिलेशन नॉर्मलाइज कर रही है इसराइल से, और ईरान को अकेले छोड़ दिया जा रहा है, कम्प्लीटली आइसोलेट किया जा रहा है वेस्ट एशिया में। सऊदी अरेबिया को हम जानते ही हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान, है ना, ये जो है शिया डोमिनेटिंग है, ये सुन्नी डोमिनेटिंग है, तो इनके बीच में कभी बनती नहीं है। ईरान जहाँ पर भी शिया माइनॉरिटी में है वहाँ पर कोशिश करता है कि वो शिया लोगों को सपोर्ट करे, जैसे कि यमन्स में हाउदी को वो सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे रीजन में इनस्टेबिलिटी होने का कारण ईरान और सऊदी अरेबिया की शिया सुन्नी सेक्टोरल कन्फ्लिक्ट और राइवलरी है। किस तरीके से इसे वेस्ट एशिया को स्टेबल रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और उसी को मैनेज करने के लिए या उसी को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का रिलेशन ईरान के साथ कभी अच्छे नहीं रहे। मतलब पहले हुआ करते थे, लेकिन एक समय के बाद ईरान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहे। ईरान न्यूक्लियर स्टेट बन सकता है, ये भी खतरा है। इन सारे खतरों को ध्यान में रखते हुए इसराइल के साथ बेहतर रिलेशन करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है कोशिश की है कि वेस्ट एशिया में ईरान को हमें अकेला रखना है, आइसोलेट करना है, और उसके लिए पाकिस्तान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ईरान में डायरेक्टली अगर जाना रहा स्ट्राइक करने के लिए तो कहाँ से जा सकते हैं यार, पाकिस्तान से जा सकते हैं। 900 किलोमीटर की बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है, बहुत बड़ी बॉर्डर है। अब आप बोलोगे सर एक ही थोड़ी कंट्री है, इतनी सारी कंट्री है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार फ़ोटो देख लेते हैं कैसी आसपास की कंट्री है, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है। अफ़गानिस्तान यार बहुत अनस्टेबल है, तालिबान का रूल है, उनका कोई भरोसा नहीं है, वो क्या करेंगे। दूसरा, इराक़ की बात करें तो इराक़ में इन्फ्लुएंस ईरान का बहुत ज़्यादा है। टर्की की अगर हम बात करें तो टर्की और सऊदी में थोड़ी राइवलरी रही है, प्लस टर्की की जो फॉरेन पॉलिसी रही है थोड़ी सी इंडिपेंडेंट रही है, तो वो उतना वायबल ऑप्शन नहीं है। सऊदी अरेबिया तो है ही नहीं। एक ही ऑप्शन दिख रहा है लैंड से जाने के लिए, वो है पाकिस्तान। बाकी ओमान यूएई भी हो सकते हैं, पर लैंड से जाने के लिए तो लैंड कनेक्टिविटी तो इसमें पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, इसलिए अपीस कर रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी जब 1980s के अराउंड जब ईरान में जाना था, है ना, बैकडोर एंट्री करनी थी, तब पाकिस्तान का ही यूनाइटेड स्टेट्स ने सहारा लिया था, और रिटर्न में पाकिस्तान को क्या खूब वेपन्स प्रोवाइड करता है इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए। इस तरह की पॉलिसी हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स की रही है। नाउ सऊदी अरेबिया और इज़राइल भी एक एग्रीमेंट साइन करने ही वाले थे कि हमास ने अटैक कर दिया और वो एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया, ठीक। लेकिन जब एग्रीमेंट साइन होने वाला था उसके लिए 2-3 कंडीशन थी, किसकी, सऊदी की, जो यूएस को फुलफ़िल करनी थी। पहली थी एक बाइंडिंग बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट, कि भाई आप हमें बचाएंगे किसी भी हालत में। एक बाइंडिंग बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी के बीच में, मतलब सिक्योरिटी एश्योरेंस मांग रहा है सीधे सीधे। इसके अलावा एक्सेस टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ईरान कल को न्यूक्लियर बन गया तो दिक्कत हो सकती है, मुझे भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए। और तीसरा, स्टेट ऑफ आर्ट अमेरिकन वेपन सिस्टम। अब ये डिफेंस वाला वेपन सिस्टम तो मिल जाएगा, ठीक है, एग्रीमेंट भी हो जाएगा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? अब इसके लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, इसके लिए शॉर्टकट क्या है, पाकिस्तान के साथ यार एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट, और वो डिफेंस एग्रीमेंट अगर कर लेता है तो फिर ओवरऑल बेनिफिट हो जाएगा यूएस को कि हाँ ठीक है, अब ये ऑन बोर्ड आ जाएंगे, क्योंकि तीसरी कंडीशन भी फुलफ़िल हो चुकी है। न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसका एक्सेस भी अब सऊदी को मिल गया है। अब इसराइल के साथ दोबारा से एग्रीमेंट हो सकता है और अगेन ईरान को आइसोलेट कर सकते हैं। पूरे एग्रीमेंट के पीछे के जो ऑप्टिक्स हैं होपफुली वो आपको समझ में आ रहे होंगे। द September 9 Israeli attack on Hamas office in Doha added an air of urgency into the SDMA process. It was the first Israeli military attack on the GCC member, which is Qatar, which hosts the largest US military base in West Asia and has a defense agreement with the US. अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो दोहा है कतर की जो कैपिटल है, वहाँ पर हमास का एक ऑफिस है, उस पर इज़राइल का अटैक हुआ था, ठीक। अब जीसीसी कंट्री है ना, गल्फ़ कोऑपरेशन कंट्री 6 में से एक कंट्री है कतर, पहली चीज़। दूसरी, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इनका एग्रीमेंट है ऑलरेडी,
है ना, कि अगर कुछ भी अटैक करते हैं कतर के ऊपर तो यूएस उनको बचाएगा। इसके अलावा जो कतर है वहाँ पर यूएस मिलिट्री बेस है, सबसे बड़ा यूएस मिलिट्री बेस है। ये सब सारी चीज़ होने के बाद भी इसराइल ने अटैक कर दिया और यूनाइटेड स्टेट्स से डिफेंड भी नहीं कर पाया, और बाद में भी बस इतना बोला कि नहीं नहीं इस तरह का हम एश्योरेंस देते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं होगी, हमें पता नहीं था कि इस तरीके से इसराइल अटैक करने वाला है। तो टेंशन किसको हुई है? सऊदी को हुई। सऊदी को टेंशन क्यों हुई कि अगर इसराइल जो है इस तरीके से कर रहा है ना, तो अकेले सिर्फ और सिर्फ यूएस पे हम रिलाई नहीं कर सकते। यूएस थोड़ा सा दोगला है, कभी भी धोखा दे सकता है ना। अब इस एग्रीमेंट की नीड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पिछले 20-25 सालों से बहुत सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं सऊदी अरेबिया में, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की एज सच नीड की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जैसे कि अलकायदा का टेररिज्म था, उसे सर्वाइव कर लिया। सेकेंड इराकी वार सर्वाइव कर ली, यमनी सिविल वार सर्वाइव कर लिया रियाद ने। उसके बाद अब ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि हमें पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के साथ करना पड़ा है ये डिफेंस एग्रीमेंट। रियाद हैज़ ऑर्डर्ड नियरली 100 मिलियन वर्थ ऑफ एडवांस अमेरिकन वेपन्स ड्यूरिंग द ट्रम्प विजिट अर्लियर। Pakistan is now a declared nuclear weapon state, and SDMA could come in handy in case Iran becomes one. The Pakistan strategic tie-up with China is all-weather friend, may be an obstacle in the way of unmitigated military commitment. But last but not least, while a transfer of Pakistan nuclear weapons to Saudi Arabia under the SDMA is possible, it would be highly improbable given the Israeli red lines. ठीक, तो मेन जो यहाँ पर ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं हम, या मेन जो यहाँ पर चीज़ है वो ये कि अगर कल को ईरान न्यूक्लियर बन जाता है तो कम से कम इनके पास एक्सेस होगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन का। लेकिन सवाल ये है कि क्या न्यूक्लियर वेपन है ना पाकिस्तान देगा इस डील के अंदर? इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि इज़राइल बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी के आस पास में न्यूक्लियर वेपन हो। ईरान छोड़ो, वेस्ट एशिया में किसी के पास इस तरह का वेपन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो सकता है। सो ये कुछ सवाल हैं कि क्या इज़ इट पॉसिबल। तो बाय एंड लार्ज अगर देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है यार। चाइना भी नहीं चाहेगा, और दूसरा इज़राइल भी नहीं चाहेगा, और इंडिया तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि न्यूक्लियर अगर आया कहीं पर भी तो स्टेबिलिटी तो ख़त्म हो जाएगी उस पर्टिकुलर रीजन में। एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकती है फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ये चीज़ पॉसिबल है। एक्चुअली क्या है ना कि पाकिस्तान के जो जनरल हैं उन्होंने कहा था कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसको? ईरान को। ऐसा उन्होंने रिसेंटली जून में 2025 जून में वॉर के समय में कहा था, जब कहीं ना कहीं जो ईरान है वो यूएस और इजराइल के कन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था, तब कह दिया था। तो टेंशन हो गई थी यूएस को भी और सऊदी अरेबिया को भी कि कहीं यार ये जो पाकिस्तान है ये ईरान के साइड ना चला जाए। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई थी, और कहीं ना कहीं ये एक इसी सबसे बड़ा रीज़न है कि ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसमें सब्सटेंस से ज़्यादा ये है कि पाकिस्तान को अपना अलाय बना लो। पाकिस्तान के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? उसके लिए बस एक ये है कि IOU-1 रियाद और वाशिंगटन को बोलेगा कि IOU-1 है ना, मैं तुम्हारे लिए ये डिफेंस एग्रीमेंट टेक्नोलॉजी और ये सब देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन है ना इन रिटर्न मुझे क्या चाहिए? खूब पैसा चाहिए। किससे? अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स चाहिए। ये सारी चीज़ें वो लेने वाला है। किससे? यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी से। इसके अलावा और कुछ उम्मीद नहीं है पाकिस्तान को, ना वो कुछ करने वाला है, ना ही हो सकता है कि वो जा कर के अपने ट्रूप्स को वहाँ डिप्लॉय करे। तो ये ओवरऑल उनके पाकिस्तान का सोचना है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को लेकर के। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ देखो सऊदी अरेबिया है ना ऑयल पार्टनर बन जाएगा, अच्छा पैसा है इनके पास, इन्वेस्ट कर देगा, हमारी इकॉनमी वैसी बहुत ख़राब चल रही है तो कुछ बेहतर हो सकती है। नाउ इंडिया के लिए इम्प्लीकेशन लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट। सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशन यार पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से ग्रो किए हैं। इंडिया 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। तो ये तो जानते हैं कि सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा मार्केट कहाँ पर है? इंडिया में है। तो सऊदी अरेबिया इंडिया को नाखुश तो नहीं कर सकता, क्योंकि इकॉनमी इंपॉर्टेंट है। आज के समय में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्ती यारी आइडियोलॉजी सब अलग चीज़ें हैं। इंडिया और सऊदी अरेबिया 2nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं और क्रूड बायर हैं।
डायस्पोरा की बात करें तो इंडिया का बहुत बड़ा डायस्पोरा वहाँ पर रह रहा है शांति के साथ, बिना इंटरफेरेंस के। और 2014 के बाद बहुत ही एनर्जेटिक डिप्लोमेसी दिखाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हो गए हैं। बायलैटरल डिफेंस एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है। सऊदी अरेबिया ने $100 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात कही थी, हालांकि अभी तक इतना एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुआ है। सो SDA में जब अनाउंस हो रहा था तो थोड़ा सा तो चिंता हो रही थी कि यार इंडिया के लिए इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। ये कुछ रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या है, मान लीजिए कि क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर अम्ब्रेला देगा सऊदी अरेबिया को, है ना, कि कल को कुछ भी सऊदी अरेबिया के साथ होता है तो क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोवाइड करेगा, ये एक चिंता की बात है ना। न्यूक्लियर ऐसे जाना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। दूसरा, अगर इंडिया ऑपरेशन सिंदूर करता है तो क्या सऊदी अरेबिया सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को और इंडिया के साथ वॉर पे चला जाएगा अगेंस्ट? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी तक के आंसर्ड नहीं हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि इंडियन ऑफिशियल्स को लूप में रखा गया था जब इस तरह का एग्रीमेंट साइन हो रहा था। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब रहें, और इसलिए उन्हें ऑलरेडी लूप पे रख करके ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन करके समझाया गया था कि क्या इसके मायने हैं और किस लिए सऊदी अरेबिया इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर रहा है। सो होपफुली अगर देखें तो ये जो SDMA है ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए नुकसान नहीं है। वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी के लिए साइन किया हुआ एक एग्रीमेंट है जिसमें सब्सटेंस उतना ज़्यादा नहीं है। ऑन पेपर सब कुछ दिख रहा है लेकिन रियल में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस राइटर। ये हमारा आर्टिकल था कंप्लीटली। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ क्लाइमेट हेल्थ विजन विथ लेसन्स फ्रॉम इंडिया। आर्टिकल द हिंदू में आया है GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से, GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर पूरी दुनिया को क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंज को एड्रेस करना है तो इंटर सेक्टोरल पॉलिसी होना चाहिए, और वो इंडिया से इस तरह की पॉलिसी कैसे बनाई जाती है या फिर इंडिया से कुछ लेसन्स ले सकता है जो इंडिया इस पर्टिकुलर फील्ड में कर रहा है। सो ये आर्टिकल का क्रक्स है। अब देख लेते हैं आर्टिकल की शुरुआत। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट और इंट्रो देख लेते हैं। ब्राज़ील होस्ट करने वाला है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, जिसमें 90 कंट्रीज़ के डेलीगेट जाने वाले हैं और जो कि बेलम हेल्थ एक्शन प्लान शेप करेंगे, बनाएंगे, जो कि लॉन्च किया जाएगा COP30 में। COP30 जो कि ब्राज़ील बेलम में होने वाला है, वहाँ पर इस तरह के प्लान को लॉन्च करने वाला है। India was not officially represented, a significant missed opportunity to emerge as a global exemplar given its development approach offer lessons for implementing the Belem plan। ठीक है, तो इंडिया वहाँ नहीं जा पाया, ऑफिशियली रिप्रेजेंट नहीं हो पाया, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया के हाथ से चली गई। नहीं तो वो दिखा पाता है कि पूरे वर्ल्ड को एक अच्छा एग्जाम्पल दे पाता है कि देखो भाई इस तरीके से क्लाइमेट चेंज के इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर हम इंडिया की इंटर सेक्टोरल वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में डिटेल में बात करें तो फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण की बात करें तो ये एक न्यूट्रिशन स्कीम है जिसमें 11 करोड़ चिल्ड्रन को अक्रॉस 11 लाख स्कूल यहाँ पर कवर किया गया है। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं अगर उसको आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ये चारों चीज़ इसमें कनेक्ट होती दिखाई देगी, और मिलेट्स और ट्रेडिशनल ग्रेन्स को इसमें प्रमोट कर रहे हैं। सो मेल न्यूट्रिशन तो एड्रेस कर ही रहे हैं, इसके अलावा एजुकेशन भी हो रहा है, और मिलेट्स का प्रमोशन से क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड सिस्टम भी डेवलप हो रहा है। सो एक स्कीम से हम कितने सारे सेक्टर्स और कितनी सारे चैलेंजेस को एड्रेस कर पा रहे हैं एक पर्टिकुलर स्कीम से। इसी तरह की स्कीम स्वच्छ भारत अभियान, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन डिग्निटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, एक साथ कई बेनिफिट। मनरेगा रूरल लाइवलीहुड को तो इम्प्रूव कर रहा है, इसके अलावा डिग्रेडेड इकोसिस्टम को भी रिस्टोर कर रहा है, जैसे कि मनरेगा से पॉन्ड बनाए जा रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, है ना। तो जो भी पैसा है कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है मनरेगा से, तो वो बेनिफिट भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें, इसमें कुकिंग फ्यूल की तरफ स्विच कर लिए, इनलैंड एयर पॉल्यूशन कम हो गया, रेस्पिरेटरी इलनेस कम हो जाएगी, कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। सो ओवरऑल लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, पॉवर्टी कम होगी, और उसके साथ साथ कई एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। सो इस तरह की जो इंटर सेक्टोरल बेनिफिट्स पॉलिसी है इंडिया की, उससे ओवरऑल सभी को फ़ायदा हो सकता है और पूरा वर्ल्ड सीख भी सकता है। सो ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से, है ना।
क्या रीज़न थे इस तरह की पॉलिसी के सक्सेसफुल होने के? सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है ना। हमारी जो लीडरशिप है उसमें प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और सारी मिनिस्ट्रीज़ का एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन है। पहले साइलोस बेस्ड चीज़ें होती थी, एक डिपार्टमेंट में हुआ, दूसरे डिपार्टमेंट में रोक दिया, तीसरे डिपार्टमेंट में रोक दिया, इस तरह की चीज़ें होती थी। अभी एक प्रॉपर कोहेशन और कोऑपरेशन के साथ इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व है। अगर आप स्वच्छ भारत देखेंगे या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देखेंगे, उसमें भी 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। सो अलग अलग मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होने के बाद भी बेहतर कोऑपरेशन के साथ इम्प्लीमेंट प्रॉपर हो पा रहा है। दूसरा, कम्युनिटी एंगेजमेंट। स्वच्छ भारत देख लीजिए, उसमें कल्चरल सिम्बॉल को इस्तेमाल किया गया है, जैसे महात्मा गांधी के विजन को। महात्मा गांधी का क्या विजन था भाई? क्लीनलीनेस का। पोषण की बात करें तो उसमें भी ग्रास रूट सपोर्ट थ्रू पेरेंट टीचर एसोसिएशन एंड स्कूल कमेटी के थ्रू डेवलप किया गया है। सो जब तक कम्युनिटी का एंगेजमेंट नहीं होगा कोई भी चीज़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। थर्ड क्या है? जो पहले की पॉलिसीज़ रही है वो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रही है, रेदर देन क्रिएटिंग द पैरेलल स्ट्रक्चर। क्लाइमेट एक्शन मस्ट बी एम्बेडेड इन एग्जिस्टिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, है ना। तो आप नया स्ट्रक्चर मत बनाइए, आप जो स्ट्रक्चर है उसी को स्ट्रॉन्ग करिए, जैसे कि आशा वर्कर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, म्यूनसिपल बॉडीज़, पंचायत, रिप्रेजेंटेटिव। अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो एनवायरनमेंट को बेनिफिट देगी। और एनवायरनमेंट चैलेंजेस और कम्युनिटी वेलबींग के बीच में, है ना, बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है। आप कम्युनिटी वेलबींग करने जाएंगे, ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड बेनिफिट्स आपको मिलने लगेंगे। पर स्टिल कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं। इंटरसेक्टोरल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है यार। जैसे कि एलपीजी की बात करते हैं, एलपीजी दे तो दी लेकिन उसकी रिफ़िल करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना। तो अब यहाँ पर जो बिज़नेस इंटरेस्ट है वो आउटवे कर जाता है बेनिफिशरी नीड को। इसके अलावा सोशल एंड कल्चरल बैरियर अभी भी हैं टू हिंडर यूटिलाइजेशन एंड इक्विटेबल एक्सेस इन द एब्सेंस ऑफ सस्टेन रेनफोर्सिंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, टॉयलेट तो बन गए पर आज भी बहुत सारे लोग टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सो सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स आज भी हैं। दिस चैलेंजेस शो दैट क्लाइमेट सॉल्यूशन मस्ट ऑल्सो एड्रेस सोशल इनइक्विटीज़ थ्रू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, है ना। तो हमें सोशल इनइक्विटीज़, स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज़ को भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ स्कीम इम्प्लीमेंट कर दी, बनवा दिया टॉयलेट। एटीट्यूडनल चेंज बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशन जो बने हुए हैं, जो रिजिड इंस्टीट्यूशन है, जो इनइक्विटीज़ चल रही ज़मानों से, उसे भी ख़त्म करनी पड़ेगी और उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ेगी, ना। सरकार को मेहनत करनी पड़ेगी। बेसिकली आउटकम पर फोकस करना पड़ेगा, सिर्फ आउटपुट पर नहीं। आउटकम मतलब क्या मतलब है इसका? टॉयलेट बना दिया, ये क्या है? आउटपुट। लेकिन टॉयलेट यूज़ हो रहे हैं, ये है आउटकम। क्या एफिशिएंटली हमारा जो टारगेट था वो टॉयलेट बनाना था कि नहीं? हमारा टारगेट था कि लोग जो है ओपन डेफिकेशन ना करें। सो वो हो रहा है कि नहीं? सो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सो जो इंडिया का जो एक्सपीरियंस है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज हेल्थ एंकर्ड क्लाइमेट गवर्नेंस की बात करता है, जो कि 3 पिलर पर बनाया जा सकता है। सबसे पहले पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना, जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे उसमें ये फोकस करेंगे कि पॉलिटिकल कैपिटल पूरी यूज़ करें, जैसे कि अभी तक हमने की हुई है। दूसरा क्या है? प्रोसीजरल इंटीग्रेशन अक्रॉस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि अभी हमने बताया साइलोस बेस्ड नहीं होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। थर्ड है पार्टिसिपेटरी इम्प्लीमेंटेशन दैट लेवरेज हेल्थ एज अ मोबिलाइजिंग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड क्या है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये 3 चीज़ों पर आपको अपना फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा और साथ में इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म जो स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज़ या स्ट्रक्चरल बैरियर है उसे ख़त्म करे। सो यहाँ पर इंडिया के पास 2 चॉइसेस हैं। अपना क्लाइमेट चेंज फाइट करते रहे, हेल्थ चैलेंजेस सेपरेटली, दोनों को अलग अलग करके, है ना। उसमें सक्सेस भी ज़्यादा नहीं है और कॉस्ट भी बहुत हाई है। या फिर इंस्टीट्यूशनल विजडम को लेवरेज करें, यूज़ करें, अपने वेलफेयर पॉलिसीज़ को इस तरीके से बनाएं कि एक साथ हेल्थ चैलेंजेस और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चैलेंजेस को वो एक साथ में डील करे। इस तरह का एक न्यू मॉडल ऑफ गवर्नेंस बनाने की ज़रूरत है, सो डैट कि इंटरकनेक्टेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉपरली सॉल्व हो जाए कोऑर्डिनेटेड वे में। द स्टेक्स आर हाई, द कॉस्ट ऑफ इनेक्सेशन डिवास्टेटिंग एंड पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेटिंग इम्पैक्ट इमेंस। इंडिया इन द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग लेस देन बोल्ड इंटरसेक्टोरल होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। ठीक है, तो इंडिया को और पूरी दुनिया को होल
होल ऑफ सोसाइटी मतलब कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, इंटर सेक्टोरल और बोल्ड स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।